there are actually four types of redox reactions, or redox reactions are categorized into four types. One is called intermolecular redox reaction. Intermolecular redox reaction. और इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि the atom which is getting oxidized and the one which is getting reduced are part of different molecules. ठीक है? So one atom which is getting oxidized and another atom which is getting reduced, both of them are part of two different molecules, and therefore it derives its name called intermolecular redox. Is it okay? And example of this type is going to be anything like KMnO4 oxidizing the oxalic acid to CO2, MnO, yeah, MnO plus CO2 plus H2. ठीक है? And obviously KOH रहेगा. KOH रहेगा, नहीं तो K2SO4 रहेगा, KOH हो जाएगा. तो ये चीज समझ में आ रही है, कोई इशू नहीं है ना. Now यहाँ पर ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है, Mn is getting reduced and C is getting oxidized, right? C is getting oxidized to CO2, oxalic acid का कार्बन +3 स्टेट से +4 स्टेट पर मूव कर रहा है, +3 से +4 पे, तो this one is getting oxidized. Am I right? And Mn is getting reduced from +7 to +7 to +2. The oxidation state is getting reduced. Now Mn is the atom which is getting reduced. Atom getting reduced. कौन सा है? Mn. It is part of KMnO4. Atom getting oxidized is equal to carbon, and it is part of CO2. Oh, sorry, oxalic acid. H2C2O4. Clear? Sir, will you show the above part? Yes. And therefore this reaction is what?
intermolecular redox. Noted. नोट हो गया ना? Yeah, sir. हाँ sir. बोलना पड़ेगा ना तुम लोगों को. द सेकेंड, अच्छा देखो, अब यहाँ पर एन फैक्टर जो हमको कैलकुलेट करना होता है, यहाँ पर एन फैक्टर कैलकुलेट करना बहुत ही इजी होता है. ठीक है, इट्स प्रीटी सिंपल. इस मॉलिक्यूल के लिए एन बैलेंस्ड फैक्टर इक्वेशन है. नहीं, बैलेंस्ड अभी नहीं है, ये अनबैलेंस्ड है. एन फैक्टर के बाद हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे. ठीक है, पहले एन फैक्टर निकालना सीख लेते हैं. उसमें दो टाइप की बैलेंसिंग वहीं पर हो जाएगी, और बाकियों की बैलेंसिंग जो है वो बाद में, मतलब पूरी बैलेंसिंग का स्टेप्स पहले एन फैक्टर सीख लेते हैं, उसके बाद सीखेंगे. ठीक है, KMnO4 का एन फैक्टर क्या रहेगा? तो Mn ने जितने इलेक्ट्रॉन गेन किए उसी की वजह से उसका एन फैक्टर, सॉरी, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है, और चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो एन फैक्टर को डिनोट करेगा. तो Mn का चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? Mn के लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन -5. स्टेट ऑफ Mn इज इक्वल टू 5. ठीक है, -5 दैट मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. -5. हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन किया ना हमने. हाँ सर. ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया आपने? 5 इलेक्ट्रॉन को. ऑक्सीडेशन स्टेट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड. ठीक है, सो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 5, या ऐसे नहीं तो मॉड चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 5. तो एन फैक्टर हमारा क्या होगा इस Mn के लिए? एन फैक्टर फॉर Mn is
5 or n factor for KMnO4 is 5. ये दोनों Sir, स्टेट, हाँ बोलो। sir, लेकिन 2 minus 7 तो minus 5 होगा ना? हाँ, ये मॉड लगा देने से 5 हो गया ना, ठीक है। सर वो देखा नहीं, क्या क्या, सॉरी, सर वो देखा नहीं अभी तक। कोई बात नहीं है, अब देख लो। और चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन क्या रहेगा? मॉड डेल्टा ओएस ऑफ कार्बन क्या रहेगा? टू। yes, it is n factor for redox. यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन क्या रहेगा? 2 रहेगा। क्यों? अच्छा, कार्बन के लिए, सॉरी, कार्बन के लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा? 1 रहेगा, ठीक है। एक एटम कार्बन के लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा? 1 रहेगा। बट n फैक्टर फॉर ऑक्जेलिक एसिड क्या रहेगा? n factor for H2C2O4 will be 2, as two carbon atoms two carbon atoms are present in one H2C2O4 molecule. Is it right? Is this one okay? Sir, but H2C2O4 is nothing but an acid, so we will हाँ, consider it as number of replaceable hydrogen. नहीं, जब वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा होगा तब उसको एसिड की तरह ट्रीट करेंगे, और जब वो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा होगा तब उसको ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ट्रीट करेंगे। किस रिएक्शन में कौन सी चीज किस तरीके से बिहेव कर रही है उसके बेसिस पर उसका एन फैक्टर हम डिसाइड करेंगे। ये बात क्लियर है? जैसे HNO3 का, उसमें एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, बट HNO3 जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है तो नाइट्रोजन +5 से मे बी +2 पर आ जाएगा, तो वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज 3 हो जाएगा, और एन फैक्टर उस केस में HNO3 का 3 हो जाएगा रादर देन 1। बात समझ में आ सर रही है? मतलब उस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर डिपेंड करता है ना ये? क्या चीज? सर मतलब अगर डेल्टा ओएस सी का 1 है तो फिर इसके अंदर 2 कार्बन के एटम्स है तो फिर 2 हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, जो एटम ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है उसका काउंट कितना है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर में, ऑब्वियसली किसी भी मॉलिक्यूल मतलब वो जिस मॉलिक्यूल का पार्ट है एन, ठीक है, और वही एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, तो वो अकेले तो हो नहीं सकता है ना। जैसे इसमें से ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एक सिंगल कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाए, ठीक है। ऑक्सीडाइज होगा तो दोनों होगा, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑक्सीडाइज होगा एक रिड्यूस हो रहा हो, वो आगे चल के हम लोग ये केस भी देखेंगे, बट चेंजेस दोनों एटम में होएगा, ठीक है। इस केस में ऐसा हो रहा है कि दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज ही कर रहा है, किसी का डिक्रीज नहीं कर रहा है, एटलीस्ट कार्बन एटम का डिक्रीज नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये कार्बन एटम का काउंट कितना है? 2, दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं
एक एक ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है दोनों का, एंड देयरफॉर इट इज गोइंग टू, आई मीन इट इज मूविंग फ्रॉम +3 टू +4। दो एटम्स होने की वजह से इस मॉलिक्यूल का एन फैक्टर क्या हो जा रहा है, 2, और इसका एन फैक्टर 5। क्लियर है? सिंगल कार्बन एटम के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज 1 एंड एन फैक्टर फॉर H2CO4 is 2। ठीक है? सर बट फिर वो Mn का 5 कैसे हुआ? Mn का 5 इसलिए हुआ क्योंकि Mn एक ही एटम प्रेजेंट था। ओ ठीक है, सर, सो क्योंकि C का 1 है तो 2 हुआ। राइट। C का 1 है इसलिए H2CO4 का 2 हुआ। N फैक्टर फॉर 1 C atom. Now this is something which is hypothetical, ठीक है, क्योंकि सिंगल कार्बन एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा, इज गोइंग टू बी 1। ठीक है, और N फैक्टर फॉर H2C2O4 is going to be 2. This is what? Hypothetical. सिंगल कार्बन एटम कैनॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वो हमेशा H2CO2 है, तो दो कार्बन एटम ही एक साथ रहेगा। हाँ बोलिए। सर अगर ये बैलेंस्ड इक्वेशन होता तो नहीं, फिर बैलेंस्ड जो इक्वेशन नहीं होता। बैलेंस्ड हाँ इक्वेशन सर, जब होगा तो हम डिस्कस करेंगे उसके लिए। अच्छा, वैसे आपका डाउट क्या है? सर अगर ये बैलेंस्ड इक्वेशन होता तो फिर जो सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे कुछ इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर? हाँ पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। ये पड़ता है कि जितना इलेक्ट्रॉन, यानी जितना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज पॉजिटिव में होगा, उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज निगेटिव में होगा। जितना इलेक्ट्रॉन गेन कोई स्पेसिस करेगा, वो कोई ना कोई प्रोवाइड करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो दोनों का काउंट जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। अब बराबर कैसे होगा? यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डालेंगे तभी बराबर होगा। ये पर मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, और ये पर मॉलिक्यूल 5 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखता है। तो इन दोनों का रेशियो जो होना चाहिए, दैट हैज टू बी इन 2:5 का रेशियो। ये 2 होना चाहिए और ये 5 होना चाहिए, तब 10 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे और 10 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, एंड थिंग्स विल बी बैलेंस्ड। यस सर। यही है बैलेंसिंग। ठीक है, बैलेंसिंग हम लोग यही करने वाले हैं। बैलेंसिंग में हम लोग यही चीज सीखने वाले हैं। सो बैलेंस्ड इक्वेशन जब होएगा तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज्ड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, दैट विल बिकम इक्वल। या फिर change in oxidation state, that is negative change in oxidation state and positive change in oxidation state must cancel each other or should add up to 0. Sir, I have a doubt. Yes. Sir, by the law of conservation of mass, क्योंकि not mass only, but matter is not created nor destroyed. So, sir, here in this case, both LHS and RHS should have same number of, you know, What? atoms of each element. Like H2CO2, H2C2O4 is CO2. I mean, directly the balancing of the equation. So, sir, I'm मतलब asking. इक्वेशन को जब भी लिखना होगा मुझे बैलेंस करके ही लिखना होगा, उसको बैलेंस करके नहीं लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। Sir, that is only my doubt. Is उसमें it like? डाउट क्या है? वी कैन राइट इट आइदर इन बैलेंस्ड फॉर्म और इन अनबैलेंस्ड फॉर्म। पहले कभी अनबैलेंस्ड फॉर्म में रिएक्शंस को लिखे हो कि नहीं लिखे हो? Sir, yes, we wrote, but we used to memorize it. That's why. So क्या मेमोराइज इट एज इन? we used to memorize the whole reaction, but after getting we used to
guess, or we used to think that M and O should be there because number of Mn is there, O is there, so forming compounds and all. But and after that, sir, means balancing of equations, sir. इक्वेशंस को आप या तो बैलेंस्ड फॉर्म में लिख सकते हो या अनबैलेंस्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो. अनबैलेंस्ड फॉर्म के इक्वेशन में यू हैव सर्टेन लिमिटेशंस. लिमिटेशन ये होता है कि उसके थ्रू स्टोइचियोमेट्री को आप सॉल्व नहीं कर सकते हो. दैट इज द ओनली लिमिटेशन इट हैज. ठीक है. और उसका बेनिफिट भी सिर्फ एक ही होता है. ओवरऑल दो बेनिफिट्स होते हैं केमिकल इक्वेशन को. आपको ये पता चलता है कि क्या क्या सब्सटेंस रिएक्ट करके कौन सा सब्सटेंस बना रहे, इसका सिर्फ इंडिकेशन वो अनबैलेंस्ड इक्वेशन देता है. ठीक है. बैलेंस्ड इक्वेशन में स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशनशिप भी मिल जाता है और प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट क्या क्या है इसका भी स्पेसिफिकेशन मिल जाता है. तो दोनों चीजें हमको बैलेंस में मिलती है. और अनबैलेंस्ड वाले में हमको एक ही चीज मिलता है. क्या मिलता है? किसमें क्या प्रेजेंट है, राइट? या कौन सा रिएक्शन, सॉरी कौन से रिएक्टेंट कंबाइन करके क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इंफॉर्मेशन बिकम्स क्लियर. However, we can always express any equation, chemical equation, either in balanced form or in unbalanced form, and there is nothing awkward in it. ठीक है. Obviously, अगर बैलेंस नहीं है, that means लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करने की कोशिश करेंगे या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स उस इक्वेशन में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, that will not be validated. For that we require balanced chemical equations. हाँ बोलिए. सब बैलेंस करने के बाद एन फैक्टर इन सब का यही रहेगा ना? एन फैक्टर तो हमेशा यही रहेगा. अच्छा सर, वही सर मैं पहले पूछ रहा था कि अगर बैलेंस कर, अगर मतलब बिना बैलेंस के करेंगे और बैलेंस नहीं करेंगे तो एन फैक्टर में कुछ आएगा? नहीं, एन फैक्टर के अंदर में कोई चेंजेस नहीं होगा. एन फैक्टर जो रहेगा वो सेम ही रहेगा. ठीक है. अब इट्स लाइक कि सर बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के बाद क्या कार्बन का वेट चेंज हो जाएगा? नहीं, कार्बन की एक एटम का वेट तो वही रहेगा ना. यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ भी डाल लो, क्या फर्क पड़ता है? या फॉर दैट मैटर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड क्यों चेंज करेगा अगर यहाँ पर कोई फैक्टर डाल दिया हमने तो, या KMnO4 के आगे 2 डाल दिया तो उससे KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट थोड़ी चेंज करेगा. दैट कैन नॉट हैपन. ठीक है. क्लियर है सारे डाउट्स आप लोगों के? सर मुझे क्वेश्चन. बोलो ना. सर यहाँ पे जो Mn का n फैक्टर था वो पहले से हमें पता होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, पहले से कहाँ पता है आपको. तो सिर्फ रिएक्शन पता है ना कि क्या बना. उसके बेसिस पर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का निकाला. ठीक है. सर तो ऑक्सीडेशन स्टेट का जितना चेंज हुआ वो n फैक्टर बन गया. वही n फैक्टर बन गया क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट जितना चेंज किया, ठीक है ना, उतना ही इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज किया उस पर्टिकुलर एटम ने या उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ने. बात समझा? हाँ सर. क्योंकि n फैक्टर चेंज यानी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही इसीलिए कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स या तो गेन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का. तो n फैक्टर भी अकॉर्डिंगली ही डिफाइंड रहेगा. So intermolecular redox reactions are, I believe they are clear to you all. यस सर. या कुछ और एग्जांपल? हाँ बोलो. सर नहीं सर, यही आपने लास्ट लेक्चर में वो ऑक्सीजन की सब बताया था ना? क्या क्या? सॉरी सर, लास्ट लेक्चर में आपने किसी वाले टॉपिक को बोला था ना, मतलब एग्जांपल में ऑक्सीजन, मतलब हाँ यहाँ पे मतलब वही ऊपर है ना, ये वाला है ना. हाँ सर, वही था ना ये. नहीं, हाँ सर ये वो वही ही था. बताया था. अभी n फैक्टर वाले ही बता रहा हूँ. बस लास्ट लेक्चर में ये बताया था मैंने, ये जो बताया था
कि हम जो बेसिक डेफिनेशन पर जाते हैं ना, जैसे 3 बेसिक डेफिनेशन पहले दिन बताया था जब पहली बार इंट्रोड्यूस किया था इन फैक्टर को। एलिमेंट्स का अलग तरीके से निकालो, कंपाउंड्स है तो रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग, नॉन रेडॉक्स एंड रेडॉक्स का अलग अलग निकालना है। नॉन रेडॉक्स वाले जो थे रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उनका उसी दिन बता दिया था, और एलिमेंट्स का निकालने के लिए बता दिया था, और बाकी का बोला था कि बाद में बताऊंगा। तो ये बाद वाली चीजें जब बता रहा था मैं, तो सबसे पहले आप लोगों को रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग वाले के बारे में बताया कि एन फैक्टर क्या होता है, चेंज इन गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना है वो एन फैक्टर है। नॉन रेडॉक्स का बताया और फिर एग्जांपल बताया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैं आया सबसे पहला वाला केस, प्योर एलिमेंट अगर प्रेजेंट है तो उसको कैसे बताते थे, weight of an element reacting with 8 gram of oxygen or 1 gram of hydrogen or 35.5 gram of chlorine is known as its equivalent weight। इस चीज के लिए मैंने बोला कि देखो, इट्स नॉट डिफरेंट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द रेडॉक्स रिएक्शन इटसेल्फ, ठीक है। इसके बदले अगर आप सिर्फ रेडॉक्स रिएक्शन को ध्यान में रख लेते हो तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एन फैक्टर बाई 4 यूनिट चेंज किया है, सोडियम का 1 यूनिट चेंज किया है, ठीक है। तो एन फैक्टर जितने से चेंज किया, इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का क्या हो गया, 8 हो गया, और इक्विवेलेंट वेट सोडियम का क्या हो गया, 23 हो गया। तो इसका 8 ग्राम इसके 23 ग्राम के बराबर है, ठीक है। दैट इज हाउ द इक्विवेलेंट वेट इज कमिंग आउट। और इक्विवेलेंट वेट के लिए ही वो एन फैक्टर को डिस्कस कर रहे थे ना हम लोग। इक्विवेलेंट वेट का मतलब, उसको इक्विवेलेंट वेट बोलते ही इसीलिए है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एवरीथिंग और एनीथिंग ऑन दिस अर्थ विल फर्निश मी आइदर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या तो मुझे देगा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या मेरे से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा, या फिर 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज मुझे देगा इन फॉर्म ऑफ कटायन, या फिर 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज मेरे से लेगा इन फॉर्म ऑफ कटायन, या फिर 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज 1 मोल ऑफ निगेटिव चार्ज हमको देगा, या फिर 1 यूनिट ऑफ निगेटिव चार्ज हमको लेगा। यानी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट या उतना प्रोड्यूस करने वाला जो भी वेट जिस स्पीसीज का होगा उसको उसका इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। दैट इज द फंडामेंटल्स ऑफ इक्विवेलेंट वेट, जिस पर कि मैं बाद में आने वाला था, ठीक है, अभी हो गया, वो लिखवा बाद में दूंगा। एम आई क्लियर? आई थिंक लिखवाया तो पहले भी है, फिर से एक बार लिखवा दूंगा। ये बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ सर। अथर्व देश पांडे, हाँ सर। आपको समझ में आया बच्चा? हाँ सर, समझ में आया। ओके। हेलो सर। हाँ बोलो। सर जो कल हमें फॉर्मूला बुक भेजना था वो फिजिक्स और फिजिक्स का भी भेजना था क्या? सबका भेजना था, नहीं भेजे हो क्या? अभी मैंने चेक सर मैं नहीं किया है। नहीं सर, मैंने भेजा है सर। सर नहीं, मैं बस पूछ रहा था, मुझे लगा सिर्फ केमिस्ट्री का। नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबका मैं चेक करूंगा। ओके सर। सर मैंने भी सैटरडे को भेज दिया था। हाँ आपने भी भेजा था, तीनों ने भेज दिया है अब। सो आई हैव इट फ्रॉम ऑल 3 ऑफ यू। Sir, please will you scroll down the screen, sir? I want to note down the C2 part. हाँ हाँ
Noted, sir. Hmm. Now, 1 minute. Okay. The second type of redox reaction is intramolecular molecular redox. ठीक है? इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स में it is like the atom being oxidized and the atom being reduced are part of same molecule. ठीक है, पहले वो यानी रिएक्टेंट फॉर्म में जब हैं तो both of them, the atom which is getting oxidized or which is getting reduced, are part of same molecule. ठीक है, बाद में after reaction they may happen to be part of different molecules, but initially they are part of same molecule. Is it okay? और ऐसे सिनारियों में जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स. इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या होता है? इनसाइड अ मॉलिक्यूल. द रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग बोथ आर intramolecular. They are part of same molecule. Is it okay? And the example of this type could be Cu NO3 whole twice giving us CuO plus NO2 plus O2. This can be further be written as or KMNO4 giving us K2MNO4 plus MNO2 plus O2. That is FeSO4 giving me Fe2O3 plus SO2 plus SO3. ठीक है? These all are Sir, examples of intramolecular redox. हाँ, all of them happens to be this thing, the decomposition reactions. ठीक है? Intramolecular redox generally happens to be really happens to be
happens to be decomposition reaction. Is it okay? Yes. अब ऑब्वियसली यहां पर भी n फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये किस स्टेट में जा रहा सर है? NO3 सर लेके ये +5 है और यहाँ पर रिड्यूस क्या हो रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है और रिड्यूस क्या हो रहा है? तो ऑक्सीजन -2 से 0 पर जा रहा है. दिस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. ऑक्सीजन का -2 से 0 पर जाना इज ऑक्सीडेशन, isn't it? एंड नाइट्रोजन का +5 से +4 पर जाना, that is reduction. Is it okay? सर +5 कहाँ से आया? नाइट्रेट है तो +5 ही रहेगा ना. अच्छा होल का, हाँ सर ना n का +5 होगा उधर से, हाँ सर समझ गया. क्लियर है सारे लोगों को? I was not able to hear you. क्या क्या? सॉरी, Sir, I was hear you. नॉट एबल टू हियर. Yes, sir. मैं बस ये बोल रहा था कि नाइट्रेट में n का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 रहेगा और राइट साइड में n का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो गया. तो यहाँ पर क्या हुआ? रिडक्शन हुआ, राइट ना? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज रिडक्शन. हाँ, सर पूरे का था ना, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया. पूरे का था ना मतलब? सिर्फ नाइट्रो पूरे का था ना, सर मतलब NO3 पूरे का था ना ये ऑक्सीडेशन. नहीं, NO3 पूरे का कैसे? NO3 पूरे का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 थोड़ी है. NO3 में NO3 माइनस में N का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है ना, हाँ और ऑक्सीजन का -2 है. +5 -2 into 3 -6, that makes -1. यस सर अंडरस्टूड. Is it okay? ओके सर. Fine. अभी n फैक्टर इस मॉलिक्यूल का क्या होगा? यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पर एटम गेन कर रहा है, ये सॉरी लूज कर रहा है ये. तो नेट हम n फैक्टर कैसे डिड्यूस करेंगे इसका? दैट इज समथिंग व्हिच वी हैव टू. सर वी हैव टू ऐड द n फैक्टर, मतलब कि मॉड डेल्टा OS ऑफ, मतलब जैसे हम लोग ने पहले केस में किया था कि सिर्फ n का फाइंड आउट किया था, फिर लेकिन इसमें इस केस में O भी हो रहा है, तो फिर हम दोनों को दोनों का ऐड करना पड़ेगा. दोनों को ऐड कर देंगे तो हाँ मतलब दोनों -2 के +1 क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा नेट. तो फिर सर मॉड मॉड को, तो mod 1 एंड mod 2 क्या हो जाएगा? mod 3 हो, सॉरी 3 हो जाएगा. will that be n factor? सर 6 होगा शायद, क्योंकि 2 NO3. 2NO3 है इसलिए 6 हो जाएगा. हाँ बोलो. सर क्या पूछ रहे हो सर, मुझे सुनाई नहीं सर, मतलब आपकी आवाज अटक 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 के आ रही है. मेरी आवाज अटक अटक के आ रही है, रुक जाओ. बाकी लोगों को भी मेरी आवाज अटक अटक के आ रही है?
Yes, sir, I am also getting a little bit crack in the voice. Okay, okay.